Hello, good afternoon students. Now again we are going to discuss a new topic, equalization of educational opportunity, शैक्षिक अवसरों की समानता। अब हम पढ़ेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता। सबसे पहले हम इसमें शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ एवं परिभाषा को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, शैक्षिक अवसरों की समानता यानी कि सभी को समान शिक्षा देना। ठीक है। शैक्षिक अवसरों की समानता का सामान्य अर्थ देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाएं प्राप्त करना है। परंतु समान अवसर और समान सुविधाओं के संबंध में विद्वानों के अलग अलग भिन्न भिन्न मत रहे हैं। कुछ विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर का अर्थ देश के सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा समान पाठ्यक्रम से लेते हैं, और दूसरी ओर कुछ विद्वानों का अर्थ है शिक्षा संस्थाओं के समान रूप से लेते हैं। वे सरकारी, गैर सरकारी और पब्लिक स्कूलों के भारी अंतर को समाप्त करने के पक्ष में हैं। इनका तर्क है कि उसी स्थिति में सभी को शिक्षा के समान अवसर मिल सकते हैं, अन्यथा धनी वर्ग के बच्चे पब्लिक स्कूलों की अच्छी शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे और निर्धन वर्ग के बच्चे सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों की निम्न स्तर की शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन शैक्षिक अवसरों की समानता का विचार सबसे पहले लोकतंत्र की देन है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। यह सामाजिक न्याय का पक्षधर है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य शैक्षिक अवसरों की एक रूपता से नहीं है। शैक्षिक अवसरों में एक रूपता तो न केवल अनुपयुक्त है अपितु अवांछनीय भी है। शैक्षिक अवसरों में एक रूपता मनोवैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की दृष्टि से अनुपयुक्त तथा अपर्याप्त है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। उनका शिक्षा संबंधी रुचि तथा क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इस कारण वे अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शैक्षिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता से अभिप्राय जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग, क्षेत्र के आधार पर पक्षपात न करते हुए सबके लिए उपयुक्त शैक्षिक अवसर प्रदान करना होता है। यह शैक्षिक अवसरों की समानता का शाब्दिक अर्थ है। मूल अर्थ है शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य है उन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक साधन जुटाना जो किन्हीं कारणों से पिछड़े हुए हैं, या उद्देश्य तथा भावना यह है कि जब ऐसे वर्गों तथा व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक साधन उपलब्ध होंगे तो सुविधा प्राप्त वर्गों के समान शिक्षा प्राप्त होंगे। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना है एवं पिछड़े तथा अपर्याप्त सुविधाएं प्राप्त वर्ग या व्यक्तियों को अपने विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है। उसके बाद हम बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ राज्य द्वारा देश के सभी बच्चों के लिए स्थान, जाति, धर्म, लिंग आदि किसी के आधार पर भी भेदभाव किए बिना एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप से सुलभ कराना है और इस शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करना है। उसके बाद हम बात करते हैं साथ ही सभी बच्चों और युवकों को इसके आगे की शिक्षा उनकी रुचियों, रुझान, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार सुलभ कराना चाहिए और उनकी इस शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता तथा महत्व, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। पहली है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। लोकतंत्र की सफलता उनके नागरिकों पर निर्भर करती है। जैसा आपको पता होगा उसके नागरिकों की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करती है, और नागरिकों की योग्यता तथा क्षमता किस पर निर्भर करती है? शिक्षा पर। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना आवश्यक है और इस क्षेत्र में हमारे देश की स्थिति बड़ी ही चुनौतीपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है और साधन अपेक्षाकृत बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि देश के आधे से अधिक जनता निर्धन है, अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने में असमर्थ है। तीसरी बात यह है कि इसकी लगभग 50% जनसंख्या गाँव में रहती है, दूर राज्यों में रहती है।
रेगिस्तानी, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। परिणाम यह है कि शिक्षा सुलभ नहीं है। अतः आवश्यक है कि हम अपेक्षित निर्धन और दूर दराज में रहने वालों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करें। नाउ नंबर 2, व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास के लिए। लोकतंत्र व्यक्तियों के व्यक्तित्व का आदर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। और हमारे देश की स्थिति यह है कि इसकी आधे से अधिक जनसंख्या पिछड़ी है, निर्धन है, अच्छी शिक्षा से वंचित है। यदि हम समुचित अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के अवसर प्रदान करना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता यह है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर व सुविधाएं प्रदान करें। नंबर 3, वर्ग भेद की समाप्ति की आवश्यकता। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश में शिक्षा उच्च वर्ग तक सीमित थी। परिणाम यह हुआ कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च वर्ग का आधिपत्य बढ़ता गया और निम्न वर्ग के व्यक्ति पिछड़ते गए और वर्ग भेद बढ़ता गया। लोकतंत्र इस प्रकार के सामाजिक आर्थिक वर्ग भेद का विरोधी है। इस वर्ग भेद में समाप्ति के लिए सभी वर्गों के बच्चों और युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त कराना चाहिए। इसके लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि राज्य द्वारा पोषित आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 4 है वो है समाज के उन्नयन के लिए। लोकतंत्र सामाजिक वर्ग भेद का विरोधी है। यह पूरे राष्ट्र को एक समाज, जनता और सभ्य संस्कृति समाज के रूप में विकसित करने में विश्वास करता है और तब तक यह संभव है जब तक कि देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरे हमारे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके बाद अंतिम जो इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंट है वो है राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए। किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास 2 तत्वों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों की बात है तो ये प्रकृति की देन है, परंतु मानव संसाधन का विकास शिक्षा द्वारा होता है। जिस राष्ट्र में जितनी अधिक और उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होगी वह राष्ट्र उतनी तेजी से आर्थिक विकास करता है। अतः आवश्यक है कि हम जिन तक शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं उन तक शिक्षा पहुंचाएं और उनकी शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें। तो ये तो थी हमारी शिक्षा की अवसरों की आवश्यकताएं। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की, इसके इम्पोर्टेंस की। समाज में दलित तथा पिछड़े व्यक्तियों तथा वर्गों को अपनी उन्नति और उत्थान करने के अवसर प्राप्त होंगे। नंबर 2, सामाजिक न्याय के लिए सबको एक समान अवसर प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उत्थान तथा प्रगति के लिए समान शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था अनिवार्य है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र के विकास के लिए शैक्षिक अवसरों में समानता अनिवार्य है। शैक्षिक अवसरों की समानता मानवीय दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। उसके बाद अंतिम है समाज के आधुनिकीकरण के लिए शैक्षिक अवसरों को समानता अनिवार्य है। तो चलिए ये तो थे हमारी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। तो नाउ अब हम बात करते हैं भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता का सामाजिक वृद्धि और विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है या क्या कारण है। शैक्षिक अवसरों की असमानता के क्या कारण है। नंबर 1, प्रांत की शिक्षा में असमानता। इसके अंतर्गत भारत विभिन्न प्रांतों में बंटा हुआ है। जैसे आपको सभी को पता है कि जो भारत है वो विभिन्न प्रांतों में बंटा हुआ है और अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना प्रांतों का अपना उत्तरदायित्व है। पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू कर दी गई है, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया। इस पाठ्यचर्या की मूल तत्व त्रिभाषा सूत्र और कार्यानुभव, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य तथा कार्य शिक्षा है। उसके बाद नंबर 2 बात करते हैं हम प्रांत विशेष की शिक्षा में असमानता। हमारे देश में किसी प्रांत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की शिक्षा में भी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध है और जहाँ कहीं माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ है उसका स्तर नगरीय माध्यमिक शिक्षा की तुलना में बहुत निम्न प्रकार का है। बड़े बड़े नगरों, ग्रामीणों, शैक्षिक पर्यावरण में भी बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3, शिक्षण संस्थाओं का असमान वितरण। बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजों की संख्या भी कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक है, कहीं आवश्यकता से बहुत कम।
तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है। किसी क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूल और कॉलेज हैं और कहीं किसी प्रकार के स्कूल और कॉलेज नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लड़के लड़कियों की शिक्षा संस्थाओं में असमानता। हमारे देश में प्राथमिक और उच्च स्तर की जो शिक्षा है वो सह शिक्षा की व्यवस्था है, परंतु उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूलों की व्यवस्था की जाती है। बड़े अफसोस की बात है कि देश के अधिकतर प्रांतों में लड़कों को स्कूलों की अपेक्षा लड़कियों के स्कूलों की संख्या बहुत कम है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह बराबर होनी चाहिए। दूसरी तरफ लड़कियों की शिक्षा स्नातक स्तर तक निःशुल्क दी गई है और लड़कों को इससे वंचित रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं विद्यालय की शिक्षा में असमानता। स्थान विशेष पर भी जो शिक्षण संस्थाएं उनके फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, शिक्षण सामग्री, शिक्षकों में बड़ी असमानता है। किन्हीं विद्यालयों में सब कुछ सुलभ है और किन्हीं विद्यालयों में सुलभ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लड़के लड़कियों की शिक्षा में असमानता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता। लोकतंत्र तो लिंग के आधार पर किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करता है, परंतु अफसोस यह है कि माध्यमिक स्तर पर लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में कुछ अंतर रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं विद्यालयों में बच्चों के साथ व्यवहार में असमानता। हमारे देश में प्राइवेट स्कूल प्राय जाति और धर्म के आधार पर खोले जाते हैं और ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी जाति और धर्म के आधार पर की जाती है। जिन प्रांतों में शिक्षकों की नियुक्ति सरकार ने अपने हाथों पे ले रखी है वहाँ कोई भी ऐसे संस्थान नहीं चल रहा है जिस पैसों से चल रहा है। ऐसे शिक्षक बच्चों के साथ समान और सहानुभूति का व्यवहार करते हैं। उसके बाद जो है लास्ट अंतिम जो इसकी वो है कारण है, प्रभाव है, वो है बच्चों के शैक्षिक पर्यावरण में असमानता। शैक्षिक अवसरों की समानता का एक प्रभाव ये भी है कि सभी बच्चों को पढ़ने के लिए समान पर्यावरण दिया जाए। हमारे देश में समान पर्यावरण के स्थान पर जमीन आसमान के अंतर वाला पर्यावरण है। कुछ बच्चे झोंपड़ियों के अंदर अंधेरे में रहते हैं तो कुछ गंदे गलियों में रहते हैं और ऊंची ऊंची मंजिलों में रहते हैं, शानदार कोठियों में रहते हैं। साफ जाहिर है कि जी निम्न वर्ग के बच्चों को पढ़ने के लिए न स्थान है न सुविधा, उच्च वर्ग के बच्चों को सब कुछ सुलभता से मिलता है। उसके बाद है समर्थ की जय। हमारे देश की वर्तमान स्थिति में बड़ी अलोकतांत्रिक है। जहाँ मनुष्य की योग्यता इन्हीं सामर्थ्य की पूजा होती है तो बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश की योग्यता पर आधार नहीं दिया जाता है। अभिभावकों की आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक प्रभुता, असमान शैक्षिक अवसरों की असमानता क्या है। तो नाउ अब हम बात करते हैं कि भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के लिए क्या उपाय दिए गए हैं। जो कोठारी कमीशन है 1964 to 66, उन्होंने क्या सुझाव दिए। उन्होंने सुझाव दिए नंबर 1, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क की जाए, ठीक है, और इसके लक्ष्यों को 2 पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त किया जाए। नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और मध्याह्न भोजन निःशुल्क दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्त दिया जाए। उसके बाद उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि दूर दराज में रहने वाले छात्रों को सवारी सुविधा तथा छात्रावास सुविधा प्रदान की जाए। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के प्रस्ताव की। उन्होंने कहा था कि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे और इन क्षेत्रों के बच्चों को सभी स्तरों की शिक्षा सुलभ करवाई जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि देश में सामान्य विद्यालय प्रणाली लागू की जाएगी। एक क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्गों के बच्चों को एक प्रकार से स्कूल में पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो मंद बुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएंगे। बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। पब्लिक स्कूलों में निम्न तथा निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए भी स्थान आरक्षित किए जाएंगे। शिक्षा के सभी स्तरों पर निम्न वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। शिक्षा के सभी स्तरों में छात्रवृत्तियों में वृद्धि की जाएगी। तो नाउ अब उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में प्रस्ताव हुई थी उसमें उन्होंने अपने सुझाव क्या दिए थे। उन्होंने कहा था सबसे पहले एक निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत सबसे पहले कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क की जाए। उसके बाद कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क की जाएगी। यह लक्ष्य 1995 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने भी यही कहा था कि मंदबुद्धि और विकलांग बालकों के लिए भी अलग से स्कूल खोले जाएंगे। स्त्री पुरुषों की शिक्षा में कोई भेद नहीं किया जाएगा। स्त्रियों को पुरुषों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा विधि, आयुर्वेदी, विज्ञान, तकनीकी और प्रबंधन आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पब्लिक स्कूलों और कैपिटेशन फीस वाले उच्च विद्यालय महाविद्यालयों में निर्धन तथा मेधावी छात्रों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।
उसके बाद लास्ट उन्होंने कहा था कि बच्चों को, उपेक्षित वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, उसके लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाएगी। तो जो हमारा अब लास्ट टॉपिक है इसमें वो है शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्य किए गए। जो पहला कार्य है वो है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का पालन करना। देश में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कार्य है वो है कि सभी प्रांतों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूर्ण रूप से पालन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की संरचना, उसके विभिन्न स्तरों, पाठ्यक्रम, उद्देश्य आदि सभी आर्थिक सहायता, छात्रवृत्तियां, विषयों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हों। नंबर 2 उन्होंने जो कार्य किए थे वो थे सामान्य, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति का सबसे पहला कदम एक निश्चित स्तर की शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि आवश्यकता अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रथम पहलू देश के सभी बच्चों और युवकों को बिना किसी भेदभाव के किसी भी स्तर, किसी भी प्रकार की शिक्षा समान रूप से सुलभ कराना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कही थी शिक्षा संस्थाओं के स्तर में समानता। आज हमारे देश में किसी भी स्तर की शिक्षा संस्थाओं के स्तर में भारी असमानता है। इस असमानता को समाप्त करने के लिए किसी भी स्तर की शिक्षण संस्थाओं के लिए न्यूनतम साधन जैसे भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, शिक्षक आदि निश्चित किए जाएं और साथ ही उनके न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित किए जाए। उसके बाद मंद बुद्धि और विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा मानव का मूल अधिकार है, अतः देश के किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित न रखा जाए। हम धनी, निर्धन, नगरीय, ग्रामीण और सभी जाति के एवं धर्म के बच्चों को शिक्षा की समान व्यवस्था की बात करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बोली थी उन्होंने सामान्य शिक्षा सबके लिए और उच्च विशिष्ट शिक्षा योग्यता अनुसार। शैक्षिक अवसरों की समानता का एक कार्य ये भी किया था कि सामान्य शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सबको अनिवार्य रूप से सुलभ कराई जाए और उच्च शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा योग्यता के आधार पर सुलभ कराई जाए, ना कि आर्थिक तथा राजनीतिक दबाव के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक सहायता और छात्रवृत्तियों में एकरूपता। देश के सभी प्रांतों में किसी भी स्तर के छात्रों को आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्तियां देने में एकरूपता होनी चाहिए। इस संबंध में एक सुझाव यह है कि किसी एक छात्र को किसी एक प्रकार की आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्ति दी जाए। उसके बाद लास्ट है, अंतिम पॉइंट है इसका, छात्रों के पर्यावरण में सुधार। अभी तक हमने छात्रों के विद्यालय पर्यावरण में समरूपता लाने की चर्चा की है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि बच्चों की शिक्षा में जितना प्रभाव विद्यालय पर्यावरण का होता है उतना ही घरेलू पर्यावरण का होता है। घरेलू पर्यावरण को हम समान तो नहीं बना सकते, परंतु इतना तो कर सकते हैं कि घर में प्रौढ़ों को साक्षर करें और उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराएं। तो हम ये बोल सकते हैं, कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता लोकतंत्र की मांग है। हमें प्रसन्नता है कि हमारा राज्य देश के सभी बच्चों और युवकों को शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने के लिए प्रयत्नशील है। बस ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।